तो दिसंबर की हमारी एक क्लास हुई थी ना, एक ही हुई थी आई थिंक, है ना। हाँ, तो ये सेकंड क्लास है। तो लिखो इसमें करंट अफेयर, कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्रोथ ऑफ, कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्रोथ ऑफ कश्मीर क्राफ्ट इंडस्ट्री, कश्मीर क्राफ्ट इंडस्ट्री। सो कश्मीर की क्राफ्ट इंडस्ट्री को रिसेंटली रिकॉग्नाइजेशन मिला है एक्चुअली, इसीलिए ये चीज करंट अफेयर में चल रही थी। तो लिखो इसमें, रिसेंटली आर्टिसंस फ्रॉम कश्मीर, recently artisans from Kashmir and Central Asia, artisans from Kashmir and Central Asia reunited after nearly 500 years, reunited after nearly 500 years in Srinagar for 3 days craft exchange initiative, for 3 days craft exchange initiative, comma, the event celebrated recognition of Srinagar, the event celebrated recognition of Srinagar as World Craft City, Srinagar as World Craft City by the World Craft Council, by the World Craft Council, एक इंस्टीट्यूशन है, by the World Craft Council। सो इस बात को आपने याद रखना है कि भाई वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की लिस्ट में रखा है, और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए श्रीनगर के अंदर एक क्राफ्ट इनिशिएटिव, एक सेलिब्रेशन चल रहा था, जिसमें कश्मीर के जो कारीगर हैं और सेंट्रल एशिया के जो कारीगर्स हैं आफ्टर 500 ईयर्स इकट्ठे हुए, आप बोल सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 70 सालों से तो कश्मीर में वैसे इशू चल रहा है, क्योंकि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो मतलब 500 सालों के बाद ऐसा हुआ कि सेंट्रल एशिया एंड कश्मीर में जो आर्टिसंस बैठे हुए हैं वो इकट्ठे हुए, कहाँ पे, श्रीनगर में। और श्रीनगर में कौन सा फेस्टिवल चल रहा था, वर्ल्ड क्राफ्ट इनिशिएटिव का फेस्टिवल चल रहा था। व्यू वो क्यों चल रहा था, क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो इंस्टीट्यूशन है, इसने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज की लिस्ट में एक और नाम ऐड किया है, दैट इज श्रीनगर सिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जयपुर कॉमा मालापुरम, एक तो हो गया जयपुर, एक हो गया मालापुरम, डबल पी से है, मालापुरम एंड मैसूर are the other three Indian cities, are the other three Indian cities that have earlier been recognized, that have earlier been recognized as world craft cities, as world craft cities।
सो श्रीनगर से पहले हमारे यहाँ पे तीन सिटीज हैं, जयपुर है, मलप्पुरम है एंड मैसूर है, जिनको आप बोल सकते हो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज के दर्जा जो है वो दिया गया है। मलप्पुरम जो है, जयपुर तो आपको पता है कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। मलप्पुरम कहाँ पे पड़ता है, केरला में, अगर नहीं पता तो लिख लो। और जो मैसूर है ये कहाँ पे पड़ेगा, कर्नाटका में ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये जो तीन सिटीज हैं ये ऑलरेडी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की लिस्ट में आती हैं इंडिया से। और चौथी कौन सी होगी, है श्रीनगर। देखो श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की लिस्ट में रखा जाएगा, इसकी अनाउंसमेंट जून 2024 में ही हो गई थी, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे ये फेस्टिविटी सेलिब्रेट हुई है, तो इस वजह से ये बहुत न्यूज में चल रहा था। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अर्लियर इन 2021, earlier in 2021 Srinagar was also designated as, earlier in 2021 Srinagar was also designated as creative city। इससे पहले इसको क्रिएटिव सिटी का दर्जा भी दिया गया है, designated as creative city as part of यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, एज पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। यूनेस्को पता है ना, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क उनका एक इनिशिएटिव है। इसको यूसीसीएन बोलते हैं, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। 2021 में श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में भी रखा गया है, जो कि यूनेस्को डिक्लेयर करता है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसी के साथ लिख लो कॉमा लगा के, यूसीसीएन दैट इज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क was created in 2004। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। was created in 2004 comma more than 240 cities around the world। 240 से ज्यादा, more than 240 cities around the world have been designated as creative cities, have been designated as creative cities, comma मुंबई, कॉमा हैदराबाद, कॉमा चेन्नई, कॉमा वाराणसी, कॉमा जयपुर have been designated under this list, have been designated under this list। तो हमारे यहां से भी कई सारी सिटीज हैं जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में आती हैं। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूनेस्को का है, ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का है। ठीक है, तो श्रीनगर जो है इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया, ये 2024 में दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी वाला। इससे पहले श्रीनगर की अगर हम बात करें 2021 में उसको क्रिएटिव सिटी का दर्जा भी दिया गया था। क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया जाता है इस इनिशिएटिव के तहत जो कि यूनेस्को का है, जिसको बोलते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। ये वाला जो सिस्टम है ये कब से चला रहा है यूनेस्को, 2004 से। 240 से प्लस, एग्जैक्ट बताऊं तो 246 के अराउंड सिटीज हैं जिनको क्या है क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में रखा गया ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जरूरी नहीं है इसको रट्टा लगाना। इंडिया से कुछ सिटीज है जैसे मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, वाराणसी हो गया, है ना। ये सारी वो सिटीज हैं जिसको क्रिएटिव सिटी में रखा गया, और उसमें श्रीनगर भी रखा गया था 2021 में। इस वाले में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में हमारे पास जयपुर है, मलापुरम है एंड मैसूर है, और चौथा हो गया श्रीनगर। ठीक है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जैन उल अबिदिन, जैन उल अबिदिन
जैन उल अबिदिन, कॉमा, 9th सेंचुरी सुल्तान ऑफ कश्मीर, नॉट 9th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी सुल्तान ऑफ कश्मीर introduced several craft techniques, introduced several craft techniques along with artisans, along with artisans from समरकंद। समरकंद कहां पे पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। फ्रॉम समरकंद, कॉमा, बुखारा, BUKHARA, बुखारा, समरकंद, बुखारा, बुखारा भी उज्बेकिस्तान में है। एंड पर्शिया, पर्शिया मतलब ईरान, एंड पर्शिया। ये देखो समरकंद एंड बुखारा पड़ता है उज्बेकिस्तान में, मतलब क्या है? सेंट्रल एशिया। उज्बेकिस्तान मतलब सेंट्रल एशिया, और ये हो गया पर्शिया मतलब वेस्ट एशिया। तो कश्मीर में ना एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है जैन उल अबिदिन, 15वीं सेंचुरी के राजा है। इस बंदे ने क्या किया था, ये समरकंद, बुखारा एंड पर्शिया से बहुत सारे कारीगरों को कश्मीर में बुलाया, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स जो कि इन एरियाज में क्राफ्ट की यूज की जाती थी उनको कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवाया। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि 500 सालों के बाद ये हो रहा है कि दोबारा से वो चीज हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले कब हुआ था? 15th सेंचुरी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। आफ्टर द रूल ऑफ अबिदिन, ये जो राजा है, आफ्टर द रूल ऑफ अबिदिन, these connections between these connections between Central Asia and Kashmir came to end. These connections between Central Asia and Kashmir came to end. So इस राजा की रेन के बाद, रेन मतलब उसका कार्यकाल, राजा के कार्यकाल के बाद ये कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो मतलब आज से अप्रोक्सीमेटली 500 साल पहले ये कनेक्शन जो है वो हमें देखने को मिला था। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट लिखो, सब हेडिंग दे रहा छोटा सा, फेमस क्राफ्ट टेक्निक्स ऑफ कश्मीर। फेमस क्राफ्ट टेक्निक्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर में कौन कौन सी फेमस क्राफ्ट टेक्निक्स है, मतलब जिसके लिए कश्मीर को जाना जाता है? जैसे आपने सुना ही होगा कश्मीर में जो ये कपड़े बनते हैं, जैसे पश्मीना शॉल हो गया, है ना, ये कश्मीर वैली में खास तौर पे बनता है। फिर कश्मीर के जो कालीन है, कालीन मतलब जो मैट बिछाते हो नीचे, वो भी बड़े फेमस है, आपने देखा होगा ना। तो इसमें देखो सबसे पहले है वुड कार्विंग, ये भी बड़ा फेमस है। अगर आप कभी भी कश्मीर को देखो तो वहां पे ना लकड़ी का काम करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। मतलब उनकी जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं वो भी लकड़ी की बनी होती हैं, और उसके ऊपर भी कितना डिजाइन एंड ऑल सब किया होता है। आप बोल सकते हो जो घर भी देखोगे वो भी छतें उनकी लकड़ी की बनी हुई हैं, और कितनी डिजाइनिंग, जैसे हमारे यहाँ पे पहले करते थे। कश्मीर में आज भी वो चीज आपको देखने को मिलती है। तो कश्मीर इस चीज के लिए फेमस है, वुड कार्विंग। इसमें लिख लो, कश्मीरी आर्टिसंस are known for woodwork. Kashmiri artisans are known for woodwork, comma, they adopted woodwork techniques from Central Asia. They adopted woodwork techniques from Central Asia and Persia. तो आज जो आपको इतना अच्छा वुडवर्क कश्मीर में देखने को मिलता है, ये सारी टेक्निक्स कहां से आई हैं? या तो सेंट्रल एशिया से आई हैं या फिर पर्शिया से आई हैं, आप बोल सकते हो।
ठीक है। नंबर 2 है कारपेट वीविंग। कारपेट्स, कारपेट वीविंग, कारपेट्स की जो बुनती है उसके लिए बड़ा फेमस है कश्मीर। इसमें लिखो कश्मीर्स कारपेट वीविंग, कश्मीर्स कारपेट वीविंग प्रोफाउंडली शेप्ड बाय, कश्मीर्स कारपेट वीविंग प्रोफाउंडली शेप्ड बाय पर्शियन टेक्निक्स। ये जो कारपेट वीविंग है इसकी टेक्निक्स भी कहां से आई हैं? पर्शिया मतलब ईरान। शेप्ड बाय पर्शियन टेक्निक्स। फिर उसके बाद तीसरी चीज कश्मीर में जो फेमस आपको देखने को मिलेगी वो है एम्ब्रॉयडरी। आपको देखने को मिलेगी एम्ब्रॉयडरी। इसमें लिखो उज्बेकिस्तान सुजानी एम्ब्रॉयडरी, उज्बेकिस्तान सुजानी एम्ब्रॉयडरी was recognized as, was recognized as precursor, precursor, precursor मतलब आज जो कश्मीर में आपको देखने को मिलता है ये कहां से आया है? इधर से आया है, सुजानी एम्ब्रॉयडरी जो कि उज्बेकिस्तान की है। प्रीकर्सर ऑफ कश्मीर सुजीनी वर्क। कश्मीर में आज जो आपको देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सुजीनी। कश्मीर सुजीनी वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये जो कश्मीर का सुजीनी वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी है ये कहां से डेवलप हुआ है? उज्बेकिस्तान के सुजानी वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी से। इसको आपने याद रखना है। कश्मीर में खास तरह की एम्ब्रॉयडरी आपको देखने को मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप तो लड़कियां हो, आपने देखा होगा पक्का। आपने ना ये देखी होंगी चीजें कि ये जैसे ये वाली फोटो देखो जरा। ये जो हम लोग शॉल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो फोटो क्लियर नहीं है, होने दो इसको क्लियर। जैसे ये होता है, ये देखिए ना, मम्मियां लेती हैं ऐसे शॉल, उस पे होते हैं ना ऐसे एम्ब्रॉयडरी। तो ये खास तौर पे कहाँ का है? कश्मीर के आप बोल सकते हो। बड़े आते आते भी है ना, आपके यहाँ आते हैं, हमारे तो बहुत आते हैं। राशे जो कश्मीर से आते हैं ये सब बेचने के लिए आप बोल सकते हो। उत्तराखंड में आते हैं, पंजाब में भर भर के आते हैं, बहुत आते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, लो 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 खरीदो। तो हाँ, तो ये जो सुजीनी वर्क है ये बहुत फेमस है कश्मीर का, मतलब उनकी एक तरीके से आप वो स्पेशलिटी है। तो ये भी कहाँ से आया है? उज्बेकिस्तान से आया है, उज्बेकिस्तान के सुजानी वर्क से। ठीक है। तो मतलब कश्मीर में ये जो तीन मेजर चीजें हैं, वुड कार्विंग हो गया, कारपेट वीविंग हो गया एंड एम्ब्रॉयडरी हो गया। वो पश्मीना शॉल वाला भी है लेकिन वो तो हमारा खुद का है ना एक्चुअली, वो तो लद्दाख में आपको मिलती है पश्मीना गोट, उसका निकालते हैं वूल, और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पश्मीना, जो शॉल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो कश्मीर में होती है, लेकिन वो हमारा है, उसके लिए कश्मीर जाना जाता है लेकिन वो हमारा है। ये तीन ऐसी चीजें हैं कश्मीर की जो फेमस है, और जिसको अडॉप्ट कहां से किया गया है? या तो सेंट्रल एशिया से या फिर पर्शिया से। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नंबर 4 लिखो पश्मीना शॉल्स। पश्मीना शॉल्स, पश्मीना शॉल्स। देखो वैसे तो ऐसी चीजों पे क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन जब ये सब न्यूज में चल रहा हो और ऊपर से बात कश्मीर की हो रही हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पश्मीना शॉल्स में लिखना नोन फॉर देयर फाइन क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है पश्मीना की। नोन फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड हैंड वोवन, हैंड वोवन, WOVEN, हैंड वोवन
पैटर्न्स कॉमा द पश्मीना comes from the pashmina comes from cashmere wool that is obtained from Changthangi that is obtained from Changthangi goat of Ladakh region। तो ये जो पश्मीना शॉल आपको देखने को मिलते हैं ये कैश्मीर वूल जो होती है उससे बनते हैं। कैश्मीर वूल आपको कौन सी गोट से मिलता है? उसका नाम है चांगथांगी गोट। और ये चांगथांगी गोट को खासतौर पे चांगथांगी ट्राइब एक्चुअली वो इनको पालती है। और ये आपको चांगथांगी ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलेगी? लद्दाख में खास तौर पे। सो लद्दाख में इन बकरियों को पाला जाता है, आप बोल सकते हो। उनका जो वूल है उसको निकाला जाता है, उसको ले जाया जाता है कश्मीर में। कश्मीर वैली में उससे जो है पश्मीना के शॉल वगैरह, पश्मीना का कपड़ा बनता है। सो गोट आपको लद्दाख में मिलती है, लेकिन उसके वूल की प्रोडक्शन जो है आगे कपड़े की प्रोडक्शन वो कश्मीर वैली में होती है। और इसकी मतलब स्पेशलिटी क्या है? सबसे पहली बात, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। नंबर 2, हैंड वोवन होता है। पश्मीना शॉल्स जो है वो हाथ बुनत के होते हैं, कभी भी मशीनी नहीं होते हैं। इसीलिए पश्मीना शॉल्स इतने महंगे होते हैं। पश्मीना शॉल्स बहुत महंगे होते हैं। जो ओरिजिनल पश्मीना शॉल है उसका कारण क्या है? वो हाथ से बुने जाते हैं। जब हाथ से बुनते हो तो कारीगर लगते हैं, मैनुअल लेबर लगती है, और मैनुअल लेबर से कोई भी चीज बनेगी वो महंगी होगी, आप बोल सकते हो। ऊपर से जो वूल है उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, आप बोल सकते हो। ठीक है, इसी में लिखना फुल स्टॉप लगा के। मुगल एम्परर अकबर promoted Mughal Emperor Akbar promoted the craft of pashmina shawls, the craft of pashmina shawls during his reign। reign मतलब उसका जो कार्यकाल था। during his reign, REIGN, during his reign। आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर ही तो है एक्चुअली, तो तभी आपने थोड़ा बहुत वहां पे पढ़ा होगा। नेक्स्ट लिखो, कॉपर वेयर। पश्मीना शॉल्स के बाद लिखो कॉपर वेयर, मतलब कॉपर के जो बर्तन वगैरह और सामान बनता है। कॉपर वेयर, WARE, कॉपर वेयर। छह नंबर ही है ना? कॉपर वेयर। सो उसमें लिखो ट्रेडिशनल कश्मीरी मेटल क्राफ्ट, ट्रेडिशनल कश्मीरी मेटल क्राफ्ट स्पेशली, कॉमा लगा लिखना, स्पेशली द कॉपर समोवार्स, द कॉपर समोवार्स एंड टी सेट्स, टी सेट्स are part of ancient heritage of Kashmir, are part of ancient heritage of Kashmir। ये समोवार की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जैसे चाय वाली केटल नहीं होती है, वो होता है। दिखाता हूँ ये, दिस इज समोवार। और इसके अलावा टी सेट्स तो आप समझ ही गए होंगे, चाय पीने के लिए जो बर्तन होते हैं, कप वगैरह, तो वो कॉपर के बने होते हैं। पार्ट ऑफ एंशियंट हेरिटेज ऑफ कश्मीर विद मेटलर्जी
with metallurgy, METALLURGY, metallurgy skills of the local artisans, with metallurgy skills of the local artisans। ठीक है, तो यहाँ के आर्टिसंस के मेटलर्जी स्किल्स भी काफी ज्यादा फेमस हैं। उसके बाद लिखो पेपर माचे, पेपर माचे, MACHE, माचे। तो उसमें लिखना इट इज अ आर्ट ऑफ क्रिएटिंग, इट इज अ आर्ट, इट इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मोल्डेड पेपर पल्प, ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मोल्डेड पेपर पल्प, पेपर पल्प, PULP, कॉमा it began in Kashmir, it began in Kashmir with pen cases, मतलब पेन रखने के लिए, with pen cases and evolved into art of surface decoration, evolved into art of surface decoration और नक्शी, और नक्शी। मतलब यहाँ पे ना पेपर पल्प क्या आप बोल सकते हो, पेपर पल्प समझते हो, पेपर से जो बनता है उसके ना अलग अलग चीजें बनाई जाते हैं, बर्तन बनाते हैं, जैसे वो फ्लावर्स रखने के लिए हम छोटे छोटे पॉट्स लेके आते हैं, वो पेपर पल्प के बने हुए होते हैं। तो पेपर पल्प का बना हुआ जो मटेरियल होगा उसको बोलते हैं पेपर माशे। ठीक है, पेपर पल्प के बने हुए मटेरियल होते हैं। जैसे नक्शी अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ जैसे ये आपकी पश्मीना शॉल है, इनको GI टैग मिला हुआ है। तो ये देखो, जैसे ना आपने कहीं पे अगर देखा हो, लोग ऐसी प्लेट्स ही होते हैं, वो दीवारों पे लटकाते हैं ना शोकेस के लिए, वो चीनी की थोड़ी ना होती है, वो ये वाली होती है पेपर पल्प वाली। नक्शी आर्ट होता है ये, आप बोल सकते हो, दीवारों पे लटकाते हैं ना, वो आपने देखा। और मोस्टली आपने ये देखा होगा कश्मीर वाली साइड, या फिर जो बड़े ट्रेडिशनल क्राफ्ट को फॉलो करते हैं वो वैसी प्लेट्स ही लटकाते हैं दीवारों पे, वो वाली चीज जो होती है, दैट इज पेपर माशे। तो वो भी आपको कश्मीर में काफी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का कश्मीर से, जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नीचे एक पॉइंट लिख लो, 7 क्राफ्ट्स, नोट बना के लिखना, 7 क्राफ्ट्स फ्रॉम कश्मीर, 7 क्राफ्ट्स फ्रॉम कश्मीर इंक्लूडिंग कश्मीरी कारपेट्स, इंक्लूडिंग कश्मीरी कारपेट्स, कॉमा पश्मीना, कश्मीरी कारपेट्स, कॉमा पश्मीना, कॉमा सूजनी एम्ब्रॉयडरी, अभी जो मैंने आपको लिखवाई है, सूजनी एम्ब्रॉयडरी, कॉमा पेपर माशे, पेपर माशे, कॉमा कानी शॉल्स, कानी, कानी शॉल्स, ये भी मैं आपको बताता हूं क्या होता है कानी शॉल्स, ये वाले जो शॉल्स होते हैं, दीज आर कानी शॉल्स।
होते हैं ना ये वाले, मतलब प्रिंट सा किया होता है और कहीं कहीं पे एम्ब्रॉयडरी होती है, दीज आर कानी शॉल्स। कानी शॉल्स, कॉमा, खातम बंद, खातम बंद, खातम बंद देख लो क्या चीज होती है। ये जो ना, ये नहीं करते हैं सीलिंग पे, वो ऊपर जैसे आजकल हम वो पीवीसी वगैरह का करवा लेते हैं, लेकिन कश्मीर में अगर आप जाओगे तो ऐसा आपको डिजाइन प्रॉपर देखने को मिलेगा, जो कि है डाउन सीलिंग है ये एक्चुअली। तो सीलिंग के नीचे करते हैं ये वाला पूरा स्टाइल, दिस इज खातम बंद। खातम बंद, कॉमा, वॉलनट वुड कार्विंग, वॉलनट वुड कार्विंग, सात हो गए। वॉलनट वुड कार्विंग, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड अंडर द जीआई टैग्स लिस्ट, दिस इज द वॉलनट वुड कार्विंग, मतलब लकड़ी के ऊपर जो आर्ट करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एज, रिकॉग्नाइज्ड अंडर जीआई टैग्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, जीआई टैग्स अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999, जो हमारे यहाँ पे जीआई टैग देते हैं ना, इस वाले एक्ट के तहत वो जीआई टैग दिया जाता है। एक लॉ है आपके पास स्पेशल, जिसके अंदर जीआई टैग किसी आइटम को दिया जाता है। उस लॉ का नाम क्या है? उसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स प्रोटेक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। सो कश्मीर का ये 7 क्राफ्ट्स हैं, आप बोल सकते हो, जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो इनकी लिस्ट आप याद कर सकते हो कि कौन कौन से हैं ये। अगर कहीं घुमा फिरा के ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा पता हो कि अच्छा ठीक है ये कश्मीर का है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो इसको आप थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस करंट अफेयर। उसके बाद लिखो नेक्स्ट करंट अफेयर, द प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट 1991। ये बड़ा न्यूज में चला हुआ था, क्यों कोई ना कोई मस्जिद ले आते हैं ये न्यूज में कि यहाँ मंदिर था जी पहले, तो फिर ये वाला जो एक्ट है ये न्यूज में आ जाता है हमेशा। द प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट 1991, द प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट 1991, इसमें लिखना द शाही जामा मस्जिद डिस्प्यूट, द शाही जामा मस्जिद डिस्प्यूट इन संभाल उत्तर प्रदेश, इन संभाल या संभल भी बोल सकते हो, उत्तर प्रदेश, हैज रीइग्नाइटेड, हैज रीइग्नाइटेड, मतलब एक बार फिर से, रीइग्नाइटेड द डिबेट ओवर एप्ले द डिबेट ओवर एप्लीकेशन और एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, एप्लीकेशन और एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट।
तो ना रिसेंटली शाही मस्जिद का डिस्प्यूट चल रहा है, आपने अगर न्यूज में भी देखा हो, दिसंबर में बड़ा चल रहा था, अभी भी चल रहा है। ये मस्जिद है कहाँ पे, संभल में है। संभल पड़ता है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। मुद्दा क्या होता है, मुद्दा वही होता है कि यहाँ पे पहले मंदिर था। जब जब ये मुद्दा खड़ा होता है कि किसी मस्जिद की जगह पे पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई है, तो वहां पे ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये हमेशा न्यूज में आता है। क्योंकि इस तरीके के मुद्दों के ऊपर जो एक्ट बात करता है वो कौन सा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब इस मुद्दे की वजह से एक बार फिर से ये एक्ट कैसे अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई नहीं होगा, उस बात पे डिबेट छिड़ गई, आप बोल सकते हो। अब सबसे पहले तो इसके बारे में जान लो कि ये शाही जामा मस्जिद है क्या और इसका डिस्प्यूट क्या है, तो नीचे लिखो फिर। पिटिशनर्स, जिन्होंने पिटिशन डाली है कोर्ट में, पिटिशनर्स, PETITIONERS, पिटिशनर्स क्लेम द 16th century जामा मस्जिद इन संभल। Petitioners claimed that the 16th century Jama Masjid in Sambhal was built on the site of was built on the site of an ancient Harihar Mandir, an ancient हरिहर मंदिर। तो हिंदू टेम्पल था यहाँ पे जिसका नाम था हरिहर मंदिर। वो बोल रहे हैं कि एंशियंट टाइम पीरियड में यहाँ पे हरिहर मंदिर होता था, जिसको हटा के 16th सेंचुरी में यहाँ पे क्या है, जामा मस्जिद ऑफ संभल जो है इसको बनाया गया है। तो मतलब क्या, मुद्दा वही है जो बाकी मस्जिदों वाला है, आप बोल सकते हो, ठीक है। राम मंदिर वाला पता नहीं कितने हैं, एक आधा नहीं है, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द मस्जिद वॉज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1528। इस मस्जिद को 1528 के अराउंड, मतलब 16th सेंचुरी में। द मस्जिद वॉज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1528 बाय मीर हिंदू बेग। अब ये हिंदू आ रहा है लेकिन ये हिंदू नहीं है, साथ में मीर भी है। बंदा मुस्लिम है, उसका नाम मीर हिंदू बेग है। कंस्ट्रक्टेड बाय मीर हिंदू बेग, कॉमा, अ जर्नल ऑफ मुगल एम्परर बाबर। 1528 में कौन था, बाबर। मुगल एम्परर ऑफ बाबर, ये सब बाबर के मसले हैं। बाबरी मस्जिद एंड ऑल, ये सब, ये जो राम मंदिर वाला था ये बाबर वाला ही मसला था सारे का सारा, आप बोल सकते हैं। मुगल एम्परर बाबर, तो बाबर के एक जर्नल थे जिनका नाम था मीर हिंदू बेग, उसने 1528 में इस मस्जिद को बनवाया था। एक टेम्पल की जगह पे, आप बोल सकते हो, जहां पे पहले टेम्पल हुआ करता था, जिसकी वजह से अभी ये रिसेंटली बहुत न्यूज में चला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द शाही जामा मस्जिद इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। द शाही जामा मस्जिद इज a protected monument under Ancient Monuments Preservation Act, under Ancient Monuments Preservation Act 1904, Ancient Monument Preservation Act of 1904। ब्रैकेट में लिख लेना, एक इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं, इसको याद रखना हमेशा। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ये उस बंदे का नाम है जो इस एक्ट को लेके आया था, लॉर्ड कर्जन, कॉमा, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया
एस्टैब्लिश्ड दिस एक्ट, एस्टैब्लिश्ड दिस एक्ट। 1904 में हमारा एक वाइसरॉय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री उस टाइम पे कर्जन का नाम बार बार आता है। उस बंदे ने ये एक्ट पास करवाया था। नाम क्या है? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करने की बात की जाती है, उनको खराब होने से बचाने की बात की जाती है। ठीक है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाती है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक हमारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है अंडर दिस एक्ट, जो कि 1904 का एक्ट है। आज भी इसके अंदर बहुत सारे हमारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड है। फुल स्टॉप लगा के लिखना। इट इज ऑल्सो लिस्टेड, इट इज ऑल्सो लिस्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई जो है हमारा। इट इज ऑल्सो लिस्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये जो शाही जामा मस्जिद है ये नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उस लिस्ट में भी आती है। और इसको लिस्ट इसने किया है इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो मतलब ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसकी प्रोटेक्शन, जिसकी प्रिजर्वेशन हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनता भी बोल रही है इसको हटा के दोबारा से मंदिर बनाओ। समझ रहे हो? जनता तो यही बोल रही है ना कि यहाँ पे पहले मंदिर था, हरिहर मंदिर था, इसको हटाओ दोबारा से मंदिर बनाओ। लेकिन ये जो आपका मॉन्यूमेंट है ये इन दो इंपॉर्टेंट चीजों में आ जाता है। जैसे एक तो है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, और दूसरा आ गया आपका नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, दोनों में ये कवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सब हेडिंग देना। प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट 1991, इसके प्रोविजंस देख लेते हैं हम कि इसके प्रोविजंस क्या बोलते हैं। प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट 1991, तो उसमें लिखो द एक्ट एम्स टू प्रिजर्व, द एक्ट एम्स टू प्रिजर्व द रिलीजियस स्टेटस, aims to preserve the religious status of places of worship, religious status of places of worship, comma preventing conversions। मतलब ऐसा नहीं है कि मंदिर हटा के मस्जिद बना दो, मस्जिद हटा के मंदिर हटा दो बना दो, ऐसा ये सब नहीं होना चाहिए। प्रिवेंटिंग कन्वर्जन्स बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशंस, between different religious denominations, comma important provisions of the act includes, important provisions of the act includes। अब देखो ये जो प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट है ये क्या करना चाहता है? जिन जगहों पे आप बोल सकते हो पाठ पूजा किया जाता है, किसी भी धर्म की वो जगह हो सकती है, हमारे देश के अंदर जितने भी प्लेसेस ऑफ वॉरशिप हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए ऐसा ना हो कि उस प्लेस को ढा के कुछ नया बना दो उसकी जगह पे, उसको प्रिजर्व करने के लिए आप बोल सकते हो इस एक्ट को पास किया गया था 1991 में। और अगर तुम गौर करके देखो ये 1991 के टाइम पे ही ये जामा मस्जिद का रौला चल रहा था, बाबरी मस्जिद का रौला चल रहा था, जिसकी जगह पे आज तुमने राम मंदिर बनाया है। 1991 में दंगे हो रहे थे गुजरात में, बहुत सारे मुसलमानों को मारा गया था 1991 में। मुद्दा क्या था? मुद्दा था उस टाइम पे ये जो बाबरी मस्जिद थी हिंदुओं ने इसको ढा दिया था। आपने वो फोटोज देखी कि बाबरी मस्जिद को ढाया जा रहा है या कुछ? वैसे तुम हो तो ऐसे जमूरे से कुछ नहीं देखते तुम लोग, कुछ नहीं तुम्हें पता होता है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। ऐसे ही बस इधर पैदा हो गए हैं। कहीं और तुम्हें जाना चाहिए, पाकिस्तान में पैदा होते अच्छा तो तुम्हारा, है ना? अरे थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए।
तुम्हें फोटो दिखाता हूँ पुरानी कोई निकाल के। ये वाली फोटो देखिए कभी ऐसे, ये मस्जिद के ऊपर हिंदू चढ़े हुए हैं और इस मस्जिद को ढा रहे हैं, ये वाली अगर नहीं देखी तो आ जाके इसके बारे में सर्च करना। ये 1991-92 की बात है, जब हिंदुओं ने बोला इस मस्जिद को हटाओ और यहाँ पे राम मंदिर बनेगा। तो वो राम मंदिर तो अभी 2024 में आपका खुला है। तो वो 1991-92 से पूरा डिस्प्यूट चल रहा था इसके ऊपर। और 1991-92 में रज के दंगे हुए थे, रज के आप बोल सकते हो, बहुत लोग मारे गए थे, बहुत मुसलमान मारे गए थे। मतलब ट्रेन को पकड़ पकड़ के ट्रेन में जितने मुसलमान बैठे हुए सबको खत्म कर दो, इतना दंगा फसाद हुआ था 1991 में, 92 में बहुत लोग मरे इसके पीछे। ये राम मंदिर जब बना है तो बड़ी शांति से आपको देखने को मिला ही है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा हत्याकांड है आप बोल सकते हो। राइट, बहुत लोग मारे गए थे उस टाइम पे। तो ये वाला जो डिस्प्यूट था आपका, जैसे ये भी पुरानी फोटो है, ये देखो लोगों ने मतलब कुछ घंटों के अंदर इस मस्जिद को तबाह कर दिया था। ये पुरानी फोटोज है तो इसलिए क्वालिटी तो नहीं होगी आप बोल सकते हो। मतलब जैसे ये फोटो देख लो, कितनी जनता इकट्ठी हो रखी है और मस्जिद को ढा रही है, ये सारे हिंदू थे। समझ रहे हो? ऐसे नहीं ना चलता, दिस इज द प्रॉब्लम ना। इतनी सी आनप हो तो क्या ही बात है फिर आप बोल सकते हो, इतनी सी आनप नहीं, ऐसे नहीं। ये तो फिर वही तो बात है, ये देखो ये ध्वज लहरा रहे हैं। तो ये सब कुछ आप बोल सकते हो उस टाइम पे हुआ था, मतलब बहुत बुरे तरीके से लोग मरे हैं। तो ये सब हो रहा था जिस टाइम पे, उसी टाइम पे सरकार ने ये एक्ट पास किया था। इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं। सो लिखो फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। नंबर 1, सेक्शन 3 इस एक्ट का, सेक्शन 3, सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट क्या बोलता है? इट प्रोहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, इट prohibits conversion of any place of worship, comma, either in full मतलब पूरा, either in full और in part, या तो आधा या फिर पूरा, either in full और in part, comma, from one religious denomination to another, from one religious denomination to another। तो सेक्शन 3 जो इस एक्ट का है, ये रोक लगाता है कि आप किसी प्लेस ऑफ वॉरशिप को चेंज नहीं कर सकते हो। मंदिर को मस्जिद नहीं बना सकते, मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते, गुरुद्वारे को मंदिर नहीं बना सकते। जो प्लेस ऑफ वॉरशिप होता है जहां पे लोग पाठ पूजा करते हैं, उसको आप एक डिनोमिनेशन मतलब एक धर्म के धार्मिक स्थान से दूसरे धर्म के धार्मिक स्थान में तब्दील नहीं कर सकते हो। इस सेक्शन को याद रखना, ये रोक लगाता है इस बात के ऊपर। ठीक है। नंबर 2 है सेक्शन 4 क्लॉज 1, सेक्शन 4 क्लॉज 1। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट मैंडेट्स दैट, इट मैंडेट्स दैट religious identity of a place of worship, it mandates that religious identity of a place of worship must remain unchanged, must remain unchanged, unchanged from its status on 15 अगस्त 1947, from its status on 15 अगस्त 1947, full stop। Any attempt to alter the religious character, any attempt to alter the religious character is prohibited, is prohibited। अब ध्यान से देखो,
ये क्या बोल रहे हैं कि भाई 15 अगस्त 1947 को अगर कोई चीज, कोई प्लेस मंदिर था तो वो मंदिर रहना चाहिए, अगर कोई प्लेस मस्जिद थी तो मस्जिद रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त 1947 मतलब जिस दिन हम आजाद हुए हैं उस दिन हमारे देश में कोई पर्टिकुलर प्लेस जो था वो मस्जिद थी, लेटर ऑन तुम उसको मंदिर बना दो, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी चेंज कर दो। अब चेंज नहीं कर सकते, वो तो देखो ये बोल रहा है, प्रोहिबिट कर ही रहा है। ये बता रहा है कि रिलीजियस आइडेंटिटी किस डेट को आप कंसिडर करोगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर 15 अगस्त 1947 को तो बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, आज फिर बाबरी मस्जिद को हटा के वहां पे मंदिर कैसे बना दिया, अगर ये प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट उस चीज का मना कर रहा है। अब चक्कर ये है कि बाबरी मस्जिद एक्सेप्शन थी, बाबरी मस्जिद इस एक्ट की एक्सेप्शन में आती है, मतलब बाबरी मस्जिद ऑफ अयोध्या के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है, बाकी सब मस्जिदों के ऊपर ये अप्लाई होगा। तो मतलब ये जो शाही जामा मस्जिद है उसको अगर तुम मस्जिद से मंदिर बनाओगे तो तुम इस वाले लॉ को भंग कर रहे हो, इस वाले लॉ की उल्लंघना कर रहे हो, क्योंकि ये क्या बोलता है 15 अगस्त 1947 को अगर मंदिर था कोई तो वो मंदिर ही रहेगा, अगर मस्जिद थी कोई तो वो मस्जिद ही रहेगी, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो, रिलीजियस आइडेंटिटी चेंज नहीं हो सकती और उसकी कन्वर्जन नहीं हो सकती है। ठीक है, तीसरा लिखो सेक्शन 4 क्लॉज 2। ये जो लिखवा रहा हूं इतने ही याद कर लेना, इतनी बहुत है तुम्हारे लिए। इसमें लिखो इट टर्मिनेट्स ऑल द ऑन गोइंग, it terminates all the ongoing proceedings, legal proceedings, it terminates all the ongoing legal proceedings legal proceedings concerning the concerning the conversion of place of worship prior to 15 अगस्त 1947, prior to 15 अगस्त 1947, comma, and prevents the initiation of new case, and prevents initiation of new case challenging the religious status, challenging the religious status of such places, challenging the religious status of such places। ये सेक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई अगर 15 अगस्त 1947 से पहले किसी कोर्ट में कोई केस किया गया था कि भाई ये फलानी फलानी मस्जिद है, इसको हटा के हमने यहाँ पे मंदिर बनाना है, अगर 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया में कोई केस चल रहा था इस तरीके का, वो सारे केस खत्म, वो सारे केस खत्म। तो 15 अगस्त 1947 से पहले अगर किसी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही थी किसी मंदिर को मस्जिद बनाने की या किसी मस्जिद को मंदिर बनाने की, तो वो सारी प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और किसी भी तरीके का कोई नया केस 15 अगस्त 1947 के बाद दर्ज नहीं होना चाहिए। कौन सा केस? वो केस जो किसी रिलीजियस प्लेस को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, समझ रहे हो, वो केस जो किसी रिलीजियस प्लेस को कन्वर्ट करने के लिए, यही बोला ना कि लीगल प्रोसीडिंग जो 15 अगस्त 1947 से पहले चल रही थी ऑलरेडी हमारी आजादी से पहले, वो सारी टर्मिनेट, वो सब खत्म। लेकिन बोल कब रहे हैं? 1991 में बोल रहे हैं वो, क्योंकि पुराने केसेस 1991 तक चल रहे थे, इतनी जल्दी थोड़ी ना निपटता है ये मामला, आप बोल सकते हो। और उन्होंने क्या बोला, 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी नया केस जो है वो आप स्टार्ट नहीं करोगे। लेकिन लोग कहाँ टलते हैं, लोग तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन केस ये नहीं होता है कि आप मस्जिद को मंदिर बनाओ,
केस ये होता है इन्वेस्टिगेट करो कि यहां पे मंदिर था कि नहीं था, आप बोल सकते हो। इन्वेस्टिगेशन का केस अलग बात है, एक होता है कन्वर्जन वाला केस कि आप कन्वर्ट करने के लिए केस करते हो कि इस मंदिर को मस्जिद बनाओ, इस मस्जिद को मंदिर बनाओ। मंदिर से मस्जिद बनती तो मैंने देखी नहीं है, मस्जिद से ही मंदिर बनाते हैं क्योंकि मेजोरिटी हिंदू है, आप बोल सकते हो। तो मस्जिद से मंदिर बनाओ, ऐसा केस आप इनिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या बोल रहा है ऊपर देखो, ये बोल रहा है 15 अगस्त 1947 को जो प्लेस मस्जिद था वो मस्जिद ही रहनी चाहिए, तो उसके ऊपर नया केस इनिशिएट होने का तो मतलब ही नहीं बनता है, बोल सकते हो। पुराने केसेस खत्म, नया केस आ नहीं सकता, तो मतलब क्या है, वो प्लेस ऑफ वॉरशिप जो है उसकी कन्वर्जन नहीं हो सकती है। ये तीनों आपस में रिलेटेड है, अगर तुम गौर करोगे तो। समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट लिखो सेक्शन 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म। हाँ। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत पहले की, बाबरी मस्जिद पुरानी थी कि नहीं? बाबरी मस्जिद कब की है? बाबर के टाइम की। अब बाबर ने कब बनाई होगी? बाबर का टाइम पीरियड हमारे देश में कितने से कितने है? 1526 से 1530 है, यही 4 साल है, आप बोल सकते हो। उसी टाइम पे इसने बनवाई होगी, आप बोल सकते हो। उससे पहले यहाँ पे क्या था? मंदिर था। अब उस चीज का आपको ढूंढना पड़ेगा, या तो कोई आर्कियोलॉजिकल अवशेष ढूंढो। जैसे ये मैं दिमाग से मेरे निकल जाता है, वो एक मस्जिद का इशू चल रहा था जहां पे बोला जा रहा है कि भोलेनाथ का टेम्पल था, ज्ञानवापी। ज्ञानवापी का मुद्दा सुना है कि नहीं सुना है? ज्ञानवापी का मुद्दा क्या है? अभी वहां पे जैसे ऐसा है कि इधर मंदिर है, साथ में ज्ञानवापी मस्जिद है, और जो ज्ञानवापी मस्जिद है उस मस्जिद की जो दीवारें हैं वो मंदिर वाली हैं, ऊपर उसके गुंबद बना के उसको मस्जिद बना रखा है। तो मतलब पहले वो मंदिर था, क्योंकि दीवारें तो मंदिर वाली है। दीवारें मंदिर वाली है, ये तुम्हें कैसे पता चलता है? वहां पे सीधा सीधा आप बोल सकते हो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, वो कार्विंग्स होती है ना, आप बोल सकते हो। लिखा भी होता है, वो हर एक चीज होती है, तो वो तो सब ज्ञानवापी में है, तो मतलब उसको तो प्रूव करना ही आसान है। लेकिन स्टिल अगर तुमने देखा हो, ये पिछले से पिछले साल की बात है, ज्ञानवापी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसर्च कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर। वहां पे एक फुहारा सा नहीं लगा होता, वो हाथ मुंह धोने के लिए मस्जिद में हमेशा होता है, एक छोटा सा पौंड आप बोल सकते हो। उसको खाली करके बीच में से निकाला गया, तो बीच में से वो बोलते शिवलिंग निकला है जी। वो मस्जिद वाले बोल रहे थे कि वो शिवलिंग नहीं है, वो सिर्फ फुहारा है। मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ ज्ञान वापी की, वो बड़ा मुद्दा चला था उस टाइम पे। हाँ, जब देखो हम ज्ञान वापी की फोटो सर्च करते हैं ना, तो फोटोज में भी आपको ये फोटो जैसे देखने को मिलती है। अब ये ज्ञान वापी मस्जिद है। अब ये ऊपर तो सब मस्जिद लग रहा है, ये पिछली दीवार देखो इसकी जरा, ये पुराने मंदिर की दीवार है। मतलब ये इसको ना अंधा बंदा भी बता देगा कि ये मंदिर है। इसके लिए कोई रिसर्च करने की भी आपको जरूरत नहीं है। फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे ये ओरिजिनल फोटो है, ये देखो, शरेआम ही पता चल रहा है ना कि ये मंदिर है, मंदिर की दीवार खड़ी हुई है पीछे वाली। फिर ये इशू था, ये वाला जो है तुम्हारा, ये फोटो दिख रही है, बड़ी निकालता हूं एक मिनट को। ज्ञान वापी में जो शिवलिंग ये बोलते हैं कि हमने ढूंढा है, ये देखो, ये ना फुहारा सा लगा हुआ था ऐसे, ये इन्होंने जब किया ये ऐसे फुहारा सा लगा हुआ था, उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर निकला, ये वाला शिवलिंग के जैसा स्ट्रक्चर है ना, ऊपर इसके बनाया हुआ है वो, मतलब पानी के लिए, पानी के सोर्स के लिए। अब वो बोलते हैं कि ये सिर्फ फुहारा है, लेकिन इसकी जब शेप देखते हैं और ये सब देखा जाता है, तो ये हमें क्या देखने को लग रहा है? ये शिवलिंग लगता है। कि ये देखो ऊपर जो लगा हुआ है पानी के लिए, ये बाद में बनाया गया है, शरेआम दिख रहा है। और नीचे पूरा शिवलिंग का पत्थर आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये सब रिसर्च वगैरह हमेशा चलती रहती है, लेकिन क्या ज्ञानवापी को आपने कन्वर्ट कर दिया? आंसर इज नो। क्योंकि ज्ञानवापी को भी कन्वर्ट होने से रोकेगा कौन? यही प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट। समझ रहे हो? तो ये प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट जो है, इसको पास इसलिए किया था कि लोग ये इन मामलात के ऊपर ना लड़े, क्योंकि बाबरी मस्जिद के ऊपर बहुत मुद्दा चल रहा था उस टाइम पे। तो बाबरी मस्जिद को तो नहीं रोक सकते, उसकी एक्सेप्शन कहाँ पे है? सेक्शन 5 में, आप बोल सकते हो। तो लिखो सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 में लिखना, द स्पेसिफिक डिस्प्यूट, द स्पेसिफिक डिस्प्यूट
at Ayodhya, the specific dispute at Ayodhya और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट, बाबरी मस्जिद डैश राम जन्मभूमि डिस्प्यूट was exempted was exempted was exempted अंडर दिस एक्ट। मतलब इस वाले डिस्प्यूट पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो मतलब इसकी कन्वर्जन तो हो सकती है, बाकियों पे अप्लाई होगा। वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट, कॉमा, बिसाइड्स द अयोध्या डिस्प्यूट, बिसाइड्स द अयोध्या डिस्प्यूट the act also exempted the act also exempted any place of worship, अयोध्या के अलावा और क्या एग्जेम्पशन है, any place of worship which is an ancient and historical monument, which is an ancient and historical monument or archaeological site or archaeological site covered under इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। इस एक्ट में एग्जेम्पशंस क्या हैं, मतलब कौन कौन सी वो साइट्स हैं जो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होती हैं, मतलब जिनकी कन्वर्जन जो है वो की जा सकती है। वो कौन कौन सी साइट्स हैं? एक तो जन्मभूमि जो डिस्प्यूट था बाबरी मस्जिद, वो इस एक्ट में कवर नहीं होती है, मतलब उसका कन्वर्जन हो सकता था, जो हो गया, बन गया आपका राम मंदिर। इसके अलावा अगर इस एक्ट के अंदर कोई साइट इंक्लूड होती है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, कोई एंशियंट साइट है, वो भी इस वाले एक्ट ऑफ वॉरशिप में कवर नहीं होती है, तो मतलब उसका भी कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल है। एज सिंपल एज दैट, इसको आपने याद रखना है। तो ये दो एग्जेम्पशंस हैं, ये दोनों एग्जेम्पशंस आपको पता होनी चाहिए, और ये एग्जेम्पशंस आपको कहां पे देखने को मिलेंगी? सेक्शन नंबर 5 में, सेक्शन नंबर 5 ऑफ वॉरशिप, प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट। याद रहेगी ये बात। उसके बाद लिखो सेक्शन 6, एक 6वां सेक्शन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6। अब ये पेनल्टीज की बात करता है, सेक्शन 6 जो है ये बात करता है पेनल्टीज की। तो लिखो इसमें, दिस सेक्शन एस्टैब्लिश स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, दिस सेक्शन एस्टैब्लिश स्ट्रिक्ट पेनल्टीज for the violations of the provisions of act, for the violations of the provisions of act, comma, it includes imprisonment up to 3 years, it includes जेल की सजा, imprisonment up to 3 years and fine,
तो फाइन भी लग सकता है और 3 साल तक की सजा भी हो सकती है अगर कोई बंदा इस एक्ट की उल्लंघना करता है। तो मतलब किसी प्लेस ऑफ वॉरशिप को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नोट बना के लिखो। इंटरप्रिटेशन बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन की है? इंटरप्रिटेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें लिखो, इन मई 2022, मई 2022 में, इन मई 2022 सुप्रीम कोर्ट noted that, Supreme Court noted that inquiries, inquiry, INQUIRIES, inquiries can be allowed, inquiries can be allowed into the religious character, into the religious character of places of worship, of places of worship, comma, as long as such inquiries do not lead to, such inquiries do not lead to change in the religious character। इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकती जो सुप्रीम कोर्ट ने की है। as long as such inquiries leads to change in the religious character। तो यहां पे क्या होता है, गौर करो। सुप्रीम कोर्ट 2022 में क्या बोलती है? सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अगर आप कोई इंक्वायरी करवाना चाहते हो, किस चीज को लेकर, कि भाई कोई जो प्लेस ऑफ वॉरशिप है वो पहले मंदिर था कि पहले मस्जिद थी, तो वो इंक्वायरी आप करवा सकते हो। लेकिन उस इंक्वायरी के बलबूते पे आप किसी प्लेस ऑफ वॉरशिप को कन्वर्ट नहीं कर सकते। जनता टिकेगी आपको लगता है? सुप्रीम कोर्ट में केस चले, ये जो आपकी मस्जिद की मैं बात कर रहा था, दैट इज ज्ञानवापी मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट में ये बात प्रूव हो जाए कि पहले ज्ञानवापी जो थी ये एक मंदिर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोले इसको कन्वर्ट करने का ऑर्डर हम नहीं देंगे, तो इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी? तुमने एक तरफ तो प्रूव कर दिया कि ये मंदिर है, अब जनता तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी कि इसको करो कन्वर्ट। तुम रोक पाओगे जनता को? कोई जितना मर्जी बड़ा लॉ हो, जब जनता उसके खिलाफ खड़ गई तो लॉ में चेंज भी हो सकता है और लॉ को रद्द भी किया जा सकता है, क्योंकि जनता इज सबसे ज्यादा पावरफुल। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने की है। तुम इंक्वायरी ही अलाउ मत करो। अगर तुम इंक्वायरी अलाउ कर दोगे कि कोई मंदिर का रिलीजियस करेक्टर क्या था, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें कन्वर्ट भी फिर करना पड़ेगा, क्योंकि जनता तुम्हें प्रेशराइज करेगी। तभी तो ज्ञानवापी का केस जो है वो कोर्ट में चल रहा था कि ये मंदिर था पहले या मस्जिद थी। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे सारी इंक्वायरी करवाई। लेकिन बाद में अगर आप बोलो कि कन्वर्ट करने का ऑर्डर हम नहीं देंगे, तो वो तो फिर बेवकूफी है तुम्हारी, जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं, आप बोल सकते हो। समझ रहे हो? तो मतलब सरकार ने ये एक्ट पास किया था कि आप कोई भी केस कोर्ट में नहीं चला सकते जो केस कन्वर्जन की बात करेगा। ये केस जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया, ये इंक्वायरी के लिए अलाउ किया है, कन्वर्जन के लिए केस अलाउ नहीं किया है। तो मतलब ये सरकार ने उस टाइम पे किया था लोगों के बीच में इन मतभेदों को खत्म करने के लिए, कि जब कोई केस ही वहां पे नहीं दर्ज होगा तो ऑटोमेटिकली जनता टिका करके बैठी रहेगी। जो मंदिर है उसको मंदिर रहने दो, जो मस्जिद है उसको मस्जिद रहने दो। 1947 में 15 अगस्त को जो चीज जो थी उसको वही रहने दो। अब चक्कर ये होता है ना, हमारे यहाँ पे अगर आप किसी मस्जिद को मंदिर बनाते हो तो सेंटिमेंट्स तो मुस्लिम पॉपुलेशन के भी हार्म होते हैं। वो भी हमारी टोटल पॉपुलेशन का 14.2% है। तो वो आपस में फिर कम्युनिटीज लड़ती हैं। समझ रहे हो? तो वो चक्कर पड़ जाता है, आप बोल सकते हो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है।
देखो, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है उसमें ये है कि जो आपकी स्टेट की सरकार होती है उसकी वर्किंग खत्म हो जाती है, उस स्टेट को अब कौन चलाएगा? सेंटर। एक तरह, हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो जैसे यूटी में, मतलब यूटी में भी सेंटर सरकार का उतना कंट्रोल नहीं, जैसे दिल्ली है उसमें उतना कंट्रोल थोड़ी ना है। मतलब आप ऐसा ये बोल सकते हो कि अब स्टेट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है सब सेंटर सरकार देखेगी, स्टेट सरकार खत्म। तो मतलब वो स्टेट कंप्लीटली केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ जाती है। अदरवाइज क्या होता है, स्टेट सरकार के पास अपनी पावर्स होती हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उसके ऊपर सिर्फ स्टेट सरकार ही लॉ बनाने की पावर रखती है। लेकिन जब स्टेट में आप इमरजेंसी लगा दोगे वो सारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट किसके पास चले जाएंगे? सेंटर के पास। समझ रहे हो? तो जो हम बोलते हैं कि फेडरल करेक्टर होता है कि केंद्र सरकार की अलग पावर है, स्टेट सरकार की अलग पावर है, वो फेडरल करेक्टर खत्म हो जाता है जब इमरजेंसी लगती है। वहां पे आ जाता है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी मतलब सारी पावर केंद्र सरकार के पास है। और मणिपुर एक ऐसा एरिया है, आप बोल सकते हो, जहां पे सबसे ज्यादा बार आपको क्या है देखने को मिलेगा? हाँ, इमरजेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, इस चीज को आपने क्लियर रखना है। हाँ, वहां पे एक्चुअली अभी जो इश्यूज चल रहे थे ना उसकी वजह से होता है ये। नेक्स्ट लिखो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस करंट अफेयर के बारे में जिसको आपने याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं हम लोग। दैट इज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, मतलब चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। इसमें लिखो, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च्ड बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, कॉमा, अ नेशनल कैंपेन। ये कैंपेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चला रही है। अ नेशनल कैंपेन टू इरेडिकेट टू इरेडिकेट द चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया, टू इरेडिकेट द चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया। इंडिया में चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये वाला जो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है एक नेशनल कैंपेन है जिसको ये चला रही है। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे भाई कि हमारे देश में चाइल्ड मैरिज का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो नीचे लिखो फिर, द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड, the Indian Parliament enacted Child Marriage Act in 2006, Child Marriage Act in 2006, according to which the legal age of marriage, according to which the legal age of marriage is 21 for male and 18 फॉर फीमेल। इसके अकॉर्डिंग मेल की जो एज है वो है 21 मैरिज एज, फीमेल की है 18।
ठीक है, 18 साल के लड़के की शादी करोगे तो वो भी चाइल्ड मैरिज है, आप बोल सकते हो। लड़की की होगी तो फिर चाइल्ड मैरिज नहीं है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए 18 साल है मैरिज की एज, लड़कों के लिए 21 साल है। तो इस हिसाब से अगर तुम देखोगे ज्यादातर लड़कों की हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती है। 21 साल से कम वाले बहुत लड़के होते हैं जिनकी चाइल्ड मैरिज होती है, आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन उस पर ज्यादा कोई गौर नहीं करता है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज का ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो वुमेन के ऊपर पड़ता है। मेल के ऊपर चाइल्ड मैरिज का इम्पैक्ट नहीं, उसने कौन सा अपना घर छोड़ के जाना है या एजुकेशन छोड़नी है, वो सब तो फीमेल को छोड़ना पड़ता है ना, प्रॉब्लम हो जाती है। फुल स्टॉप। सेक्शन 16, सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 16 of the act allows the state governments, allows the state governments to appoint, allows the state governments to appoint child marriage prohibition officers, जिसको बोलते हैं CMPO, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स फॉर स्पेसिफिक एरियाज। कल को आप IAS ऑफिसर बनो, आपको ये पोस्ट भी मिल सकती है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर इन स्पेसिफिक एरिया। ये सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं, तो इनका काम क्या है, चाइल्ड मैरिज को रोकना। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर स्टेट सरकार हो, जैसे राजस्थान में बहुत चाइल्ड मैरिज होती है, यूपी वगैरह में बहुत चाइल्ड मैरिज होती है, तो वहां की सरकारें अगर चाहे तो किसी पर्टिकुलर एरिया जहां पे चाइल्ड मैरिज बहुत होती है, चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड ऑफिसर भी बिठा सकते हैं, जिसको बोलेंगे CMPO, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। ये भी एक सिविल सर्वेंट ही होता है जिसको इस पोस्ट पे बिठाया जाता है। तो मतलब ये सब हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है 2006 का ये बोल रहा है। अभी रिसेंटली एक इसमें चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, अभी हुआ नहीं है वो चेंज। वो क्या है, तो नीचे पॉइंट लिख लो इसके साथ ही। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, government has introduced the prohibition of child marriage amendment bill, amendment bill 2021 for raising the age of marriage, for raising the age of marriage for women, for women from 18 to 21। 18 है ना वुमेन की, इसको 18 से 21 करने के लिए सरकार एक बिल लेके आई थी, अभी तो ये बिल खत्म हो गया है, 2021 में आया था। 18 to 21, comma, however this bill ultimately lapsed, lapse मतलब बिल का खत्म होना, this bill ultimately lapsed due to the dissolution of 17th Lok Sabha, due to the dissolution of, डिसोल्यूशन मतलब लोकसभा का कार्यकाल खत्म होना, डिसोल्यूशन ऑफ 17th लोकसभा। अभी इस बार कौन सी लोकसभा बनी है, 18th बनी है ना। 2024 में जाके 17th लोकसभा खत्म हो गई थी, और 2024 में 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, मतलब 18वीं बार लोकसभा बनी है। आप बोल सकते, जब से हमारा देश आजाद हुआ है। पहली लोकसभा 1952 में बनी थी, अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा बनी थी। अब इस बार जो बनी है वो 18वीं है। तो ये 17वीं लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे 2019 में, 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल होता है। तो 2021 में ये बिल रखा गया था, लोकसभा में आपने कोई बिल रखा, और अभी वो बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ है, और उसी दौरान लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, वो बिल भी खत्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है।
तो लोकसभा में ये बिल रखा गया था 2021 में, लेकिन ये लटकता लटकता आप बोल सकते हो 2024 आ गया, बिल पास नहीं हुआ और ये बिल खत्म हो गया। तो सरकार ने कोशिश की थी कि वुमेन की जो मिनिमम एज 18 है इसको बढ़ा के 21 कर दे, लेकिन ये हुआ नहीं है अभी। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये बिल ही खत्म हो गया। अब दोबारा से रखें तो बात अलग है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, द प्रोटेक्शन of children from sexual offenses, ब्रैकेट में लिख सकते हो पॉक्सो, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012। ये एक्ट कब का है, 2012 का, ऑफ 2012, considers that the men, वो आदमी, द men who married girl below 14 years of age, अगर कोई आदमी 14 साल से कम लड़की के साथ शादी करता है, a man who married girl below 14 years of age would be booked under, book मतलब उसके ऊपर केस होगा, would be booked under, would be booked under पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट, because having sexual relations with minor girl, having sexual relations with minor girl is considered as sexual offense। ये गुनाह है नाबालिग बच्चे के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाना, चाहे उसके कंसेंट के साथ ही क्यों ना हो। ये भी दिमाग में रखना, चाहे उसके कंसेंट के साथ हो। बच्चे का कंसेंट का क्या मतलब है, बच्चे को पता ही कुछ नहीं है जब, समझ रहे हो, बच्चे के कंसेंट का क्या मतलब है जब बच्चे को पता ही नहीं है। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करो, क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए और जाना जाए। जब हम रिसर्च करते हैं तो ये पता चलता है कि छोटी छोटी बच्चियां बताती हैं कि उनके फैमिली वाले ही, चाचा, ताया, दादा, मामा, ये लोग चॉकलेट का लालच देके या कोई चीज खिलाने का लालच देके उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, दैट इज सेक्सुअल ऑफेंस। या छोटे बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखाना, दैट इज सेक्सुअल ऑफेंस। अब देखो, ये जो आपका एक्ट है ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा है, ये बच्चों की बात कर रहा है। तो पॉक्सो के अंदर 18 साल से कम एज के लड़के लड़कियां दोनों आते हैं। अगर दोनों के साथ कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करोगे वो सेक्सुअल ऑफेंस में आएगी और आपको फिर सजा होगी उसके बेसिस के ऊपर। इस एक्ट में चाइल्ड मैरिज के बारे में क्या लिखा है कि अगर 14 साल से कम एज की लड़की के साथ कोई आदमी शादी करके भी सेक्सुअल ऑफेंस बनाता है, चाहे उसकी इच्छा के साथ हो, तो वो बंदा जो है सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर बुक किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर केस चलेगा। तो इससे क्या होगा, लोग डरेंगे नाबालिग बच्चियों के साथ शादी करने से भी। शादी करके सेक्सुअल रिलेशन होना कुछ गलत तो नहीं है ना, लेकिन 14 साल से कम एज की बच्ची के साथ वो सब करना वो गलत है। अगर 14 से 18 है, आपने उसके साथ शादी की है और उसके आप बोल सकते हो कंसेंट के साथ सेक्सुअल रिलेशन है, फिर उसको नहीं इसमें कंसिडर किया जाएगा। 14 साल से कम लड़की है तो चाहे उसका कंसेंट हो, क्योंकि बच्चे का क्या कंसेंट होता है, बच्चे को पता ही नहीं है सही क्या गलत क्या है, बोल सकते हो। 14 से 18 है तो कंसेंट है, फिर कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ चक्कर पड़ जाएगा अगर कोई केस कर देगा तो। अगर वो लड़की बोल दे कि मेरी जबरदस्ती शादी हुई है क्योंकि वो 18 साल से कम है, तो ये वाला केस चल जाएगा, उसके पेरेंट्स पे भी चलेगा जिन्होंने की है, हस्बैंड तो पे तो चलेगा ही चलेगा, आप बोल सकते हो। तो ये कुछ एक्ट्स हैं हमारे जो कि प्रोहिबिट करते हैं चाइल्ड मैरिज को। हम्म।
बताई जाती है। इसके अलावा साथ में लिखो, कॉमन लगा के लिखना, दोज हु मैरिड, दोज हु मैरिड गर्ल बिटवीन द एज ऑफ 14 टू 18, 14 साल से कम एज की लड़की है तो उसके ऊपर मतलब उसके साथ सेक्स करोगे तो आपके ऊपर जो केस होगा वो होगा पॉक्सो एक्ट के अंदर होगा, ठीक है, अगर कोई भी सेक्सुअल रिलेशन बनता है। लेकिन अगर लड़की की एज है 14 से 18, फिर पॉक्सो वाला नहीं लगता, फिर कौन सा लगेगा, फिर ये लगेगा। तो उसमें लिख लो, हैविंग एज बिटवीन 14 टू 18 ईयर्स would be booked under would be booked under prohibition of child marriage act 2006, would be booked under prohibition of child marriage act 2006। तो अगर 14 साल से कम एज की बच्ची के साथ शादी करता है कोई, तो उस बंदे के ऊपर पॉक्सो के तहत केस चलेगा सेक्सुअल ऑफेंस का। ये ज्यादा स्ट्रिक्ट केस है अगर आप देखोगे तो, कि यहाँ पे आपने गुनाह किया है। हालांकि चाइल्ड मैरिज भी गुनाह है लेकिन उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह सेक्सुअल ऑफेंस है। इट इज जस्ट लाइक रेप, इसको बोलते हैं मैरिज रेप। वो एक मतलब वो 18 साल के बाद भी मैरिटल रेप हो सकता है, कि शादी हुई है लड़का लड़की की, सेक्सुअल रिलेशन बना बट विदाउट द कंसेंट ऑफ फीमेल, उसको मैरिटल रेप बोलते हैं। वो भी गलत है, ऐसा नहीं कि शादी आपने कर ली तो आपको लाइसेंस मिल गया कि आप बिना कंसेंट के सेक्सुअल रिलेशन बनाओगे, दैट इज नॉट करेक्ट। इंडिविजुअल तो है, शादी हुई तो फिर क्या हुआ, इंडिविजुअलिटी जो है वो तो नहीं खत्म होगी उसकी, तो वो उसकी बॉडी के ऊपर अपना अधिकार है, आप बोल सकते हो। 14 साल से कम एज की बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, चाहे शादी करके बनाए, तो वो भी पॉक्सो का ऑफेंस है। 14 से 18 साल का अगर करेगा तो मतलब वो 18 साल से कम एज की बच्चे के साथ शादी कर रहा है, तो वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत बुक होगा, मतलब उसके ऊपर केस होगा। अगर देखो शादी नहीं हुई है तो 18 साल से कम एज की अगर बच्ची है, बिना शादी के उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस करोगे तो फिर आप पॉक्सो में जाओगे। अगर 14 साल से कम एज की बच्ची है बट शादी हुई है, फिर भी आप पॉक्सो में जाओगे। अगर 14 से 18 की एज की बच्ची है बट शादी हुई है, फिर आप जाओगे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन में। अगर 18 साल से प्लस की लड़की है फिर तो तुम रेप वाले केस में जाओगे, फिर तुम वो जो भारतीय न्याय संहिता का रेप वाला सेक्शन है उसमें जाओगे फिर। समझ रहे हो, ये चीज होती है। नेक्स्ट लिखना, दिस कैंपेन विल टारगेट, ये जो कैंपेन चलाई है, दिस कैंपेन विल टारगेट स्टेट्स विद हायर देन एवरेज चाइल्ड मैरिज रेट, states with higher than average child marriage rate such as West Bengal, Bihar, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम एंड आंध्र प्रदेश, एंड आंध्र प्रदेश। तो जिन स्टेट्स में नॉर्मल से एवरेज से ज्यादा चाइल्ड मैरिज होती है, खास तौर पे उन स्टेट्स को ये कैंपेन टारगेट करेगी जो कि हम वहां पे चाइल्ड मैरिज को रोक सके। एज सिंपल एज दैट, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अ स्टडी डन बाय a study done by NGO
a study done by NGO named India Child Protection, NGO का नाम है, named India Child Protection, reveals that 3 girls married per minute in 2022, 3 girls married per minute in 2022 comes under the category of child marriage, comes under the category of child marriage. However, only 3 cases registered daily. However, only 3 cases registered daily. वो बोल रहे हैं कि हर मिनट में 3 चाइल्ड मैरिज हो रही है हमारे देश में, हर मिनट में 3 चाइल्ड मैरिज हो रही थी हमारे देश में 2022 में, लेकिन एक दिन में कितने केस रजिस्टर हो रहे थे? सिर्फ 3। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है। हर मिनट में 3 चाइल्ड मैरिज हो रही हैं, लेकिन पूरे दिन में केस कितने रजिस्टर हो रहे हैं? सिर्फ 3। तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं देख लो, अकेले डे का लगा लेना, नाइट का मत लगाना। कितने मिनट होते हैं और कितनी चाइल्ड मैरिजेस हो रही है, लेकिन रिपोर्ट बहुत कम होती है, रिपोर्ट सिर्फ 3 ही होती है। कॉमन लगा के लिखना। इन द लास्ट 5 years, in the last 5 years, over 4,400 child marriages, over 4,400 child marriages take place every day. हर दिन 4,400 चाइल्ड मैरिजेस होती रही है, 4,400 चाइल्ड मैरिजेस पर डे, बट टोटल केसेस रजिस्टर्ड इन लास्ट 5 years, but total cases registered in last 5 years just 38,000, just 38,000 भी नहीं है, 3,800, जस्ट 3,800। हर दिन 4,400 मैरिजेस होती थी, चाइल्ड मैरिजेस, पिछले 5 सालों में हर दिन 4,400, अगले दिन भी 4,400। तो कितनी चाइल्ड मैरिजेस होंगी? लेकिन पिछले 5 साल में सिर्फ 3,800 केसेस ही रजिस्टर हुए। तुम गौर करके देखो ना, हर मिनट में 3 चाइल्ड मैरिज होती हैं, लेकिन दिन में 3 ही रजिस्टर होते हैं केस। तो ऑटोमेटिकली पिछले 5 सालों में इतने की बनेंगे जो रजिस्टर हुए हैं केस, कम ज्यादा भी अगर लगा के देखोगे। लेकिन चाइल्ड मैरिज हर दिन 4,400 है, 5 सालों में केस रजिस्टर जस्ट 3,800 है। पिछले 5 सालों में 365 दिन होते हैं एक साल में, हर दिन 4,400 हो रही है एवरेज। हाँ, मतलब एक दिन में जितनी चाइल्ड मैरिज हो रही है पिछले 5 सालों में, उतने केस भी रजिस्टर नहीं हुए हैं। तो मतलब चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है, लोग मोस्टली इसको इग्नोर करते हैं। हाँ, कुछ मतलब अभी भी तो वही चीजें आपको प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं, लोग कहाँ सुधरते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट लिखो। ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द कैंपेन, during the launch of the campaign, the ministry highlighted improvement in the improvement in the sex ratio at birth, highlighted the improvement in the sex ratio at birth with 918 females per 1,000 male, with 918 females per 1,000 मेल इन 2014-15,
इन 2014-15 टू 930 फीमेल्स, टू 930 फीमेल्स पर 1000 मेल इन 2023-24, इन 2023-24। तो जब ये कैंपेन लॉन्च हुई है तो सरकार ने बताया, मिनिस्ट्री ने बताया कि भाई फायदा तो बहुत हुआ है ऐसी कैंपेन्स का। हमारे देश में 2014-15 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां पैदा हो रही थी? 918 लड़कियां पैदा हो रही थी 2014-15 में। 1000 लड़के पैदा होते थे, 1000 के पीछे 918 फीमेल पैदा होती थी, ठीक है। जो कि बढ़ के कितना हो गया है? 1000 लड़कों के पीछे 930 फीमेल्स जो है वो पैदा हो रही है। ये सेक्स रेशो है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें चाइल्ड सेक्स रेशो भी होता है कि 5 साल की एज वाले कितने लड़के हैं, 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं। अबव 5 साल की एज वाले जो होते हैं उसमें कितना है, 18 साल से ऊपर 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं, क्योंकि वो चेंज होता रहता है ना। सो बर्थ के बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो ये बढ़ गया है, 918 से बढ़ के कितना हो गया, 930, पिछले कुछ अराउंड 10 सालों में आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, द कैंपेन ऑल्सो सपोर्ट्स गर्ल एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। द कैंपेन ऑल्सो सपोर्ट्स गर्ल एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट aligned with National Education Policy 2020, aligned with National Education Policy 2020, National Education Policy 2020, ठीक है। तो बच्चों, जो बच्चियां हैं उनकी एजुकेशन और उनकी एम्पावरमेंट की बात भी यहाँ पे खास तौर पे की जा रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक आखिरी करंट अफेयर और लिख लो, वर्ल्ड एड्स डे 2024, ये 2 दिसंबर को होता है ना, वर्ल्ड 1 दिसंबर को ना, 2 दिसंबर को, वर्ल्ड एड्स डे 2024, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। एड्स हमेशा कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है। 1 दिसंबर 2024, तो लिखना इसमें एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी syndrome, this is the full form of AIDS, acquired immune deficiency syndrome, this is the full form of AIDS। और HIV, कई बार एड्स को क्या बोला जाता है, HIV, ब्रैकेट में लिख सकते हो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज अ क्रोनिक, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना, इज अ क्रोनिक, क्रोनिक मतलब बहुत ही खतरनाक, इज अ क्रोनिक कॉमा लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज
life threatening disease which targets the immune system of human body, which targets the immune system of human body, comma, it is caused by HIV, ये वायरस का नाम है ना, which is caused by HIV। एड्स बीमारी का नाम है, ये बीमारी होती है HIV, दैट इज द वायरस। कई बार इसको हम HIV बोल देते हैं, वैसे HIV इस बीमारी का नाम नहीं है, नाम है एड्स। होती है ये HIV इज द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स जो है ये इस वायरस से होती है जिसका नाम है HIV। हाँ, रिसेंटली। तो ये जो बीमारी है ये इस वायरस से, तो मतलब सबसे पहली बात ये वायरल है, ये बैक्टीरिया से नहीं होती है, पहले ये दिमाग में रख लो इस बात को। तो HIV वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, तो वायरस से होने वाली ये बीमारी है। इससे होता क्या है, इम्यून डेफिशिएंसी, हमारी बॉडी का जो सुरक्षा कवच है जो हमें बीमारियों से बचाता है वो ब्रेक हो जाता है। आपके व्हाइट ब्लड सेल जिनको सोल्जर्स बोलते हैं उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं, आप बोल सकते हो। तो मतलब हमारी बॉडी को अगर कोई भी बीमारी लगेगी तो हमारी बॉडी उस बीमारी से खुद को बचा नहीं पाएगी। तो बंदे को तरह तरह की बीमारियां लगती हैं। जिसको ये बीमारी लग जाती है ना, तो वो बंदा क्या है, वल्नरेबल हो जाता है बहुत सारी बीमारियों को लेकर। तो उसको तरह तरह की बीमारियां लगती हैं और उन बीमारियों की वजह से वो मर जाता है। एड्स की वजह से नहीं मरता है, एड्स की वजह से होता क्या है, इम्यून सिस्टम खत्म। इम्यून सिस्टम खत्म तो तुम्हें तरह तरह की बीमारियां लगेंगी, जैसे तुम्हें कोई बीमारी लगेगी वो तुम्हें खत्म कर देगी। एज सिंपल एज दैट। अब ये फैलता कैसे, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस डिसीज स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर विदाउट प्रोटेक्शन किसी ऐसे पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया जाए जिसको एड्स है, तो वो वायरस उसकी बॉडी से आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसीलिए ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में इतनी अवेयरनेस जो है सरकार भी फैलाती है। उसका कारण क्या होता है कि एक पर्सन से ये वायरस दूसरे पर्सन में ना जाए, आप बोल सकते हो। वैसे किसी एड्स वाले पर्सन के पास बैठने से ये बीमारी नहीं फैलती है, समझ रहे हो। उसके साथ खाना खाने से ये बीमारी नहीं फैलती है, ये बीमारी तब फैलेगी जब उसका सलाइवा या उसका सीमन ये चीज आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, उसका ब्लड आपकी बॉडी के अंदर जाए, उसकी बॉडी में यूज किया हुआ कोई ब्लेड कोई सिरिंज आपकी बॉडी में लगाई जाए, फिर जाएगा। अगर मान लो मैं किसी एड्स वाले बंदे के साथ बैठ के खाना खा रहा हूं, अगर उसका सलाइवा मेरे अंदर चला जाए खाना खाते समय तो बात अलग है, फिर एड्स फैल सकता है। वो कोई जाता नहीं है, आप बोल सकते सलाइवा कैसे जाएगा, मैंने बुर्की तोड़ी मैंने लगाई मैंने खाई, सलाइवा कैसे जाएगा उसका मेरे अंदर, उसके हाथों से ट्रांसफर नहीं होगा, आप बोल सकते हो। उसके बॉडी के फ्लूइड से जो है ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। लेकिन लोग तो नजदीक नहीं लगते। मेरा एक दोस्त था, उसको HIV था, लेकिन उसका HIV मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत संगीन हो, ठीक ठाक था, नॉर्मल था, आप बोल सकते हो। उसका एक्चुअली क्या हुआ था, उसका कॉलेज के टाइम पे किसी के साथ हुई लड़ाई, जैसे पंजाब में लड़ते हैं ना लड़के, लड़ाकू बहुत होते हैं। तो वो लड़ाई हुई तो हुआ क्या, उस बंदे के पास था एक वो कापड़ नहीं होता मारने वाला, ब्लेड सा। उसने एक लड़के को मारा, फिर इसको मारा। वो जिस लड़के को पहले मारा था उसको एड्स था, फिर इसको मारा और इसके ब्लड में ट्रांसफर हो गया। अब वो उसके बाद उसने कानों को हाथ लगा ली कि इसके बाद नहीं लड़ूंगा किसी के साथ। लेकिन उसके साथ मोस्टली क्या होता था, लोग उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे, जिसको पता था कि उसको एड्स है। उनको लगता था हमें हो जाएगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है, समझ रहे हो। तो ये अवेयरनेस होनी थोड़ी सी जरूरी होती है। स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स कॉमा इन्फेक्टेड ब्लड, अगर सामने वाली का ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में जाए, इन्फेक्टेड ब्लड, तो सामने वाले का अगर ब्लड आपकी बॉडी में जाएगा तो फिर भी प्रॉब्लम होगी। एंड शेयरिंग नीडल्स, एंड शेयरिंग नीडल्स, अगर आप सिरिंज वगैरह जो आप इंजेक्शन के लिए यूज करते हो वो लग जाता है, अभी तो हम डॉक्टर को बोलते हैं भाई
नई सिरिंज लगाना, नया ब्लेड लगाना। चलो आप लोग तो बाल बुल ऐसे कटवाते नहीं, लड़के कटवाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं ना, ब्लेड लगाते हैं साइडों पे, इधर लगाते हैं, तो वो बोलते हैं, हम हमेशा वैसे देखते हैं कि भाई नया लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। पहले होता जब हम छोटे छोटे होते थे तो वो एक बार लगा लेते, उसमें उस तरह में ब्लेड चलता रहे। लेकिन जब से ये चीज लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हुई तो हर एक बंदा बोलते थे भाई नया ब्लेड लगा। 1 रुपए का ब्लेड भी नहीं होता वो, तो नया तो लगा ही सकते हैं और वो भी आधा ही लगता है, पूरा नहीं लगता है, मतलब उसमें आधा ही लगता है। नेक्स्ट लिखो। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एड्स अपडेट 2023, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एड्स अपडेट 2023, highlights highlights the decline in new infections, highlights the decline in new infections and aiming to eliminate AIDS by 2030, and aiming to eliminate AIDS by 2030। 2030 तक एड्स को एलिमिनेट करना है, eliminating AIDS by 2030, full stop। in India over 2.5 million, over 2.5 million people लिव विद HIV। हमारे यहाँ पे 2.5 मिलियन लोग हैं 1.4 बिलियन में से। हमारे यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1.4 बिलियन। तो मतलब आप ये लगा लो कि भाई हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 144 करोड़। उसमें से आपके इतने लोग जो हैं वो HIV पॉजिटिव है। मतलब कितने हो गए टोटल? 25 लाख। कितने हो गए टोटल? 25 लाख। 25 लाख बंदे ऐसे हैं 144 करोड़ में से जो HIV पॉजिटिव है। ठीक है, विद 44% रिडक्शन। हमारे यहाँ पे 44% रिडक्शन हो गई है, विद 44% रिडक्शन इन न्यू इन्फेक्शंस। मतलब 44% से नई इन्फेक्शंस कम हो गई हैं जितनी पहले होती थी। 44% रिडक्शन इन न्यू इन्फेक्शंस सिंस 2010। 2010 से हमारे यहाँ पे एड्स की इन्फेक्शन 44% मतलब अप्रोक्सीमेटली हाफ से कम हो गई है। 2010 से पहले जितनी इन्फेक्शन सालाना फैलती थी अब उससे आधी फैलती है, कम हो गया है 44% से। नए केसेस कम रिपोर्ट होते हैं, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट लिखो। सर इनका इलाज तो हो सकता है ना? नो, यही लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, इलाज नहीं होता। तो लिखो, ओके सर। while there is no cure, while there is no cure for AIDS, ये बीमारी कभी आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाएगी। while there is no cure for AIDS, comma the anti retroviral therapy, जिसको ART बोलते हैं, while the anti retroviral therapy, ART ब्रैकेट में लिख लेना, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कैन सप्रेस द वायरस, इसका इफेक्ट कम कर सकती है। जो थेरेपी होती है इसमें क्या दवाइयां दी जाती हैं। कैन सप्रेस द वायरस, कॉमा अंडर दिस थेरेपी
several antiretroviral drugs are used. Several antiretroviral drugs are used. तो बहुत सारी आपके पास रेट्रोवायरल ड्रग्स आती हैं जिनका इस्तेमाल करके क्या है कि बंदे के अंदर ना एड्स, ये एक्चुअली क्या होता है, ये वायरस का ना काउंट होता है। जैसे मेरा वो दोस्त था, वो भी बताता रहता था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट होता है इन सब चीजों में कि थोड़ा पता हो बंदे को, तो मैं पूछ लेता हूँ। वैसे भी बंदे का हालचाल पूछा जाता है, तो वो बताता कि अभी मेरा काउंट इतने हजार सेल्स है, वो कम होके इतना हो गया है। अगर इतने हजार सेल से ऊपर हो तो फिर अफेक्ट ज्यादा दिखता है, अगर इतने हजार सेल से कम हो ये वायरस का नंबर आपकी बॉडी में, तो अफेक्ट कम दिखता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, आप बोल सकते हो। मतलब जितना ज्यादा नंबर होगा इस वायरस का आपकी बॉडी के अंदर, उतना ज्यादा आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खत्म होगा। और ये दवाई क्या करती है, ये दवाई उसके नंबर को कम करने में हेल्प करती है, आप बोल सकते हो। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे को एड्स की बीमारी हो जाए और वो उस बीमारी से छूट जाए, नहीं, उसकी मौत के साथ ही जाएगी वो। तो ये ऐसी बीमारी है जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तभी ये सारी बातों के बारे में बच्चों को बताना जरूरी होता है। मैं तो खुल के बताता हूँ ये सारी चीजें, बच्चों को बताना जरूरी होता है। क्योंकि जिसको पता नहीं है, आपने सोचा नहीं है, आप बोल सकते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम ये जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है। और एक चीज और भी होती है, अगर सामने वाले की बॉडी में ये जो वायरस का नंबर है काफी कम है, आप बोल सकते हो, तो कई बार क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर इन्फेक्टेड ब्लड से भी वो एड्स दूसरे बंदे की बॉडी में नहीं फैलता है, नहीं फैलता है। अगर नंबर काफी कम हो तो, अगर नंबर ज्यादा है वायरस का तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में फैल सकता है। लेकिन ऐसा रिस्क किसी को भी नहीं लेना चाहिए, आप बोल सकते हो। रिस्क क्यों लेना, आपको क्या पता कितना नंबर है कितना नहीं है, आप बोल सकते हो। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बंदे को सेफ साइड पे चलना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और चक्कर क्या होता है ना, ये बड़े सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि जैसे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है जब जैसे मान लो कोई यंग है बच्चा, जैसे मेरा वो दोस्त है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। अब घर वाले तो उसकी शादी करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, सामने वाली लड़की को एड्स होने के चांसेस है, होंगे ना। जो बच्चा पैदा होगा वो शुरू से ही एड्स का शिकार होगा, ये प्रॉब्लम होती है। तभी मेरा सजेशन तो ये होता है, एड्स वाले बंदे को शादी नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हो, क्योंकि आगे आप एक बंदे की लाइफ खराब करोगे, फिर जो बच्चा आएगा आपका वो शुरू से बेचारा अपना जीवन खराब करके आएगा। क्योंकि एड्स वाला बच्चा कितना का टाइम जिंदा रहेगा, शुरू से लेके जिसको एड्स है, तो बीमारियां लगती जाएंगी, तो कितना की लॉन्ग लाइफ उसका होगा, आप बोल सकते हो। ये प्रॉब्लम हो जाता है, आप बोल सकते हो। ठीक है। तो मतलब आजकल तो जो लोग अवेयर है वो शादी से पहले टेस्ट करवाते हैं, सही है, इसमें क्या गलत है। शादी से पहले टेस्ट करवाते हैं कि भाई बताओ, सच बताओ। अब हमें सामने वाले का क्या पता, आपको कोई गारंटी है, हम तो भगवान के सहारे ही चलते हैं। तो वो प्रॉब्लम हो जाती है ना। शादी इज वेरी स्केरी, आप बोल सकते हो, बहुत से मतलब डरावना काम है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि खास तौर पे अरेंज मैरिज वगैरह बहुत डरावना काम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, दैट्स इट। यहाँ तक इसको करते हैं, बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये समझ आया यहाँ तक? हम्म। किसी को ना, सिम्टम्स ये हो सकते हैं, लेकिन वो भी फिर ही पता चलेंगे ना अगर आप किसी को जानते हो तो। समझ रहे हो, सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि किसी बंदे को बार बार बुखार होता है, फीवर, बार बार। समझ रहे हो, और या किसी बंदे को कोई बीमारी लगती है, वो जल्दी जल्दी सही नहीं होती। जैसे हम लोगों को क्या होता है, हमें बुखार चढ़ता है, हम दवाई ना भी लें तो तीसरे दिन खत्म हो जाता है ना बुखार। जैसे मान लो कोल्ड हो गया, तो आप दवाई ना लो तो आपका दूसरे दिन क्या हो जाए, सही हो जाता है ना। जैसे मुझे ये होता है, एलर्जी होती है, जैसे मान लो मुझे एलर्जी होगी, कई बार ऐसा होता है। जैसे मैं शादी में गया हूँ तो वहां पे क्या हुआ, सुबह सुबह, मतलब आपको बताया था मैंने उस दिन, बाहर निकल गया मैं। शादी में तो ऐसे ही होता है, बिना कुछ ऊपर वो लिए कंबल वगैरह, मैं बाहर चला गया, पूरा दिन मैंने स्नीज किया। फिर क्या हुआ, शाम को मुझे आई नींद, मैं सो गया, सो के उठा सही। तो मतलब बॉडी जो है वो खुद को बचा रही है ना। बुखार हुआ किसी को, तुम लोग चौथे के दिन बोलते हो कि हमें बुखार हो रहा है जी, हमें कोल्ड हो, बोलते हो ना। एक दो दिन के बाद तुम्हारा सही हो जाता है ना, मेडिसिन लेके या बिना मेडिसिन के भी सही हो जाता है, तो मतलब बंदा हेल्दी है।
बीमारी आना इज नॉट अ बैड थिंग, बॉडी में बीमारी आती है लेकिन वो सही भी हो जाती है, बॉडी की उसकी कैपेसिटी होती है, आप बोल सकते हो। लेकिन अगर किसी बंदे को बीमारी लग रही है और लंबे लंबे समय तक वो सही नहीं हो रही है, इट मीन्स उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम में गड़बड़ है। और वो गड़बड़ में हाईली चांसेस होते हैं कि गड़बड़ ये है, हो सकता है बंदे को भी ना पता हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जब तक टेस्ट नहीं करवाओगे तुम्हें पता कैसे चलेगा। अब ये सिम्टम तुम किस में देख सकते हो? उस बंदे में देख सकते हो जिसको तुम जानते हो, रूटीन में जिसको जानते हो। अब जिस बंदे को तुम जानते ही नहीं हो तो उसमें कैसे पता करोगे? उसमें नहीं ना पता होगा, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब और ये एक ऐसी बीमारी जिसको लोग छुपाते हैं, बताते नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बताओगे तो आपका सोशल सर्कल पूरा खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? 99% लोग आपसे दूर होके बैठना स्टार्ट कर देंगे। 1% होंगे समझदार जिनको पता है कि यार साथ बैठने से कुछ नहीं होता है ऐसा, तो ऐसे तो फिर डॉक्टरों को ही हो जाए जो इलाज करते हैं, ऐसे तो फिर उनको ही हो जाए, आप बोल सकते हो। तो ये चीज होती है, तो इसमें ये बड़ी उस तरीके की बीमारी पता नहीं किया जा सकता। सिम्टम ऐसा कोई सिम्टम नहीं कि आपको डायरेक्ट एक दो दिन में पता चल जाए। ठीक है।